गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामोत्थान ऑनलाइन क्लासेस। हमारा 8th का जो है वो सेकंड चैप्टर चल रहा है। हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर सेकंड से है। चैप्टर का हमारा नेम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, और आज का जो टॉपिक है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब कि गोद निषेधात्मक नीति या विलयकरण की नीति। देखिए, हमने ये पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है अब एक अग्रेसिव पॉलिसीज़ यूज़ कर रहे थे, मतलब बहुत सी टाइप की अग्रेसिव पॉलिसीज़ यूज़ कर रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन टेरिटरी को अपने कब्जे में कर ले। तो उन्हीं में से ये एक उनकी नीति थी जिसके तहत उन्होंने क्या किया था, इंडियन टेरिटरीज़ को अपने कब्जे में किया या अपने हक में किया। देखिए, इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग इस जो नीति है, ये जो हमारी पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की हमारे लिए, तो उसको हम पढ़ते हैं। देखिए किस तरीके से लिखा कि ये जो थी वो फाइनल वेब थी एनेक्सिएशन की। वो ये बात कहते हैं लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई ये फाइनल वेब थी एनेक्सिएशन की। और ये लॉर्ड डलहौजी जो थी वो क्या थे, गवर्नर जनरल थे। किस दौरान गवर्नर जनरल थे, बंगाल प्रेसिडेंसी के थे। और वो 1848 से लेके 1856 तक जो थे वो गवर्नर जनरल रही। देखिए, इसके तहत होता क्या था, उन्होंने ये कहा कि ये पॉलिसी जो है उन्होंने क्या की, धीरे धीरे क्या की, उन्होंने कहा डिवाइज्ड की। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। किस तरीके की पॉलिसी, जिस पॉलिसी का नाम उन्होंने दिया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस लैप्स की पॉलिसी के तहत मतलब किस तरीके से ये पॉलिसी जो है वो लागू की गई। इसमें ये कहा गया कि अगर कोई रूलर जो है उस रूलर के जो है वो नेचुरल रूप से कोई रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, अगर कोई रूलर जो है अगर वो मेल सन जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो इट मीन्स वो जो उसकी किंगडम होगी वो लैप्स हो जाएगी ब्रिटिश प्रोविंसी में। देखिए कितनी बड़ी बात है। एक नीति बनाई उन्होंने कि अगर किसी के नेचुरल रूप से अगर बेटा जन्म नहीं हुआ है किसी रूलर के, तो अब वो क्या नहीं कर सकता है, कहीं से भी बच्चा अडप्ट नहीं कर सकता है। पहले क्या किया जाता था, बच्चे को अडप्ट कर लिया जाता था, भाई का बेटा, बहन का बेटा, या जो भी अपनी फैमिली मेम्बर से जो है वो बेटा गोद ले लिया करते थे। पर ये जो थी वो गोद निषेधात्मक नीति थी। इसके तहत क्या किया गया, ये कहा गया कि कोई भी इंडियन रूलर जो है वो सन जो है वो अडप्ट नहीं कर सकता है, बल्कि वो प्रोविंसी जो है वो किंगडम जो है वो ऑटोमेटिकली किसके अंडर में आ जाएगी, ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएगी। देखिए क्या लिखा कि डॉक्ट्राइन डिक्लेयर ऑफ इंडियन रूलर्स दैट डाइड विद ए मेल हायर विदाउट ए मेल हायर। मतलब अगर डेथ हो जाती है किसी इंडियन रूलर की बिना किसी मेल हायर के, मतलब उत्तराधिकारी की अगर डेथ हो जाती है, तो वो अपने आप किसके अंडर में आ जाता है, वो ब्रिटिशर प्रोविंसेस के अंडर में आ जाता है। और इसके एग्जांपल्स भी ये देखिए धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, कई ऐसी जो किंगडम्स थी, पावरफुल किंगडम थी, जिसको अपने अंडर में कर लिया था ब्रिटिश में। देखिए सबसे पहले सतारा जो 1848 में, फिर संबलपुर जो 1850 में, हमारा राजस्थान का भी एक एरिया जिसे उदयपुर कहते हैं हम, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में, और झांसी को 1854 के अंदर क्या कर लिया, अपने अंडर कर लिया। और लास्ट फाइनली जो है उन्होंने अवध को भी इसी पॉलिसी के तहत जो है वो अपने कंट्रोल में किया। और ये कह के कि ये तो हम तो मतलब ओब्लिगिटी दिखा रहे हैं, हम जो है वो ओब्लिक होके दिखा रहे हैं, योग्यता दिखा रहे हैं, अपनी आज्ञाकारिता दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया है वो जो है वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन से, या ये कहें कि बुरे एडमिनिस्ट्रेशन जो से इसके अंदर अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है अब, और यहाँ पर जो है वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम इस अवध को जो है वो अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। तो देखिए अवध के जो आम लोग थे इस बात के लिए राज़ी नहीं हुए, या हम ये कहें कि विरोध किया उन्होंने, जिसके कारण अवध जो है वो बहुत बड़ा सेंटर बना था रेवोल्यूशंस का, और बहुत से रेवोल्यूशनरीज हुए जो अवध से जिन्होंने बर्थ किया और जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। तो देखिए कितनी बड़ी नीति है, छोटी सी नीति ने उन्होंने कितना बड़ा काम किया कि जिस रूलर के नेचुरल रूप से कोई सन बर्थ नहीं हो पाता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो उसकी प्रोविंसी, उसकी किंगडम जो है वो ब्रिटिश के अंडर चली जाती है, जिसे कहा गया द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देखिए नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि नए प्रबंधन को किस तरीके से सेटअप किया, नए नए तरीके के रूल्स निकाले उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। किस तरीके से, देखिए वारिंग हेस्टिंग नाम का जो है
वो एक गवर्नर जनरल था जिन्होंने सिग्निफिकेंट रोल अदा किया था पावर को एक्सपेंशन करने के लिए, मतलब कि ब्रिटिश पावर को एक्सपेंशन करने के लिए, ब्रिटिश पावर को बढ़ाने के लिए उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। और वो जो था वो सिर्फ ऐसा नहीं है उसने एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ बंगाल में ही किया था, बल्कि बहुत से और एरिया के अंदर जहाँ उसने एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया था ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग। देखिए उनके सेंटर पॉइंट जो थे वो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास रही है। तो देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसने क्या किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए टेरिटरीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। उनकी कही नीति आज भी हम यूज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें वो इंडिया को दे के भी गए हैं, बहुत से ऐसे रूल रेगुलेशन जिसको आज भी हम अडॉप्ट करते हैं। तो इन्हीं में से ये है कि उसने क्या एडमिनिस्ट्रेशन का रूल दिया कि इस पूरे पार्ट को छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पूरे इंडिया के जिस हिस्से पे उनका कंट्रोल था, और उनको कहा गया प्रेसिडेंसी। उस एरिया को, उस यूनिट को कहा गया प्रेसिडेंसी। और प्रेसिडेंसी के अंडर जो है उसने बहुत से क्या दे दिए थे, एरियाज़ दे दिए थे। और जो मेन प्रेसिडेंसीज थी वो 3 प्रेसिडेंसी थी उस दौरान। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, दे आर, वो थी जिसे कहा जाता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। तो फिर लिखा है कि हर एक प्रेसिडेंसी के अंडर जो है वो एक हेड दिया जाता था जिसे गवर्नर जनरल कहा जाता है। वो गवर्नर जनरल क्या करता था, अपने प्रेसिडेंसी का रूल रेगुलेशन देखा करता था। और जो वॉरिंग हेस्टिंग था वो पहला गवर्नर जनरल बना था, कहाँ का, बंगाल का। तो जो वॉरिंग हेस्टिंग थे वो पहले गवर्नर जनरल बने और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो वॉरिंग हेस्टिंग है उसने इंट्रोड्यूस किया था एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत से रूल रेगुलेशंस को, बहुत से रिफॉर्म्स को, जो आगे जाके सुप्रीम जस्टिस के अंदर काम किया, जिसने इन रिफॉर्म्स ने आगे जाके जस्टिस के अंदर जो है वो जस्टिस की कुछ रूल रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस किया था। तो देखिए ये टॉपिक जो है अभी फिनिश नहीं हुआ है, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक को आप अभी इतना ही समझिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, आगे के इसके पार्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू।